हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं डेरिवेटिव क्या होता है, ऑप्शंस फ्यूचर्स क्या होते हैं, बेसिक ऑफ ऑप्शंस क्या होता है, बेसिक ऑफ फ्यूचर्स क्या होता है ना। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोज में मैं कंटिन्यूअस ऑप्शन एंड फ्यूचर सीरीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जो जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और आपको हर एक टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज है डेरिवेटिव्स होता क्या। आप मार्केट में ये सुनते हैं इक्विटी डेरिवेटिव, सेगमेंट डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो क्या, तो डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डेराइव्ड फ्रॉम द एसेट नॉन एज अंडरलाइंग्स, है ना। मैं बताऊंगा अंडरलाइंग क्या होता है। तो देखो, अंडरलाइंग का मतलब होता है दैट इज द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, ओके ना। सपोज करो मैं एग्जांपल लूं, रिलायंस इंडस्ट्री का आप सुनते होंगे, रिलायंस का कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, फ्यूचर्स बाय कर लो, है ना। तो जो कॉल एंड पुट है दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड डेरिवेटिव्स थिंग्स, ओके ना। एंड जो अंडरलाइंग जो मेन है वो क्या चीज है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर यदि ऊपर जाएगी तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, यदि रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर से यदि नीचे जाएगा तो पुट का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। अब इसमें क्या आ जाता है, कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग, इसका मैं एक सेपरेट लेक्चर्स में वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले डेरिवेटिव्स जस्ट हम लोग ये जान लेते हैं डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेराइव्ड प्रोडक्ट्स, है ना, जो मेन अंडरलाइंग से डेराइव्ड किया गया है ना, उसे हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इसके लॉट साइज होते हैं, एक्सपायरी होती है ना। ये सारी चीजें हमें आगे चल के डिस्कस करेंगे। और देखो डेरिवेटिव्स में कौन सा आ सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, जो ट्रेड किया जा सकता है ना। फाइनेंशियल एसेट अलग चीज होता है, इंस्ट्रूमेंट अलग चीज होता है। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ जाते हैं, शेयर, बॉन्ड, एक्सचेंज रेट्स, है ना, करेंसीज, है ना। ये सारे क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं मार्केट में। अब देखो इसमें जो डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे, मेटल्स में लगभग गोल्ड हो गया, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक्स, है ना। निकल्स ऐसे, एनर्जी सोर्स में ऑयल्स में आप क्रूड ऑयल्स के बहुत ज्यादा सुनते होंगे, कोल के बारे में सुनते हो, नेचुरल गैस के बारे में सुनते हैं। एग्री कमोडिटीज में क्या आ जाता है, लाइक व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, है ना। इन सारे के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है ना, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स, है ना। कुछ को ऑप्शंस में भी ट्रेड जो होते हैं, है ना, लाइक क्रूड ऑयल्स ऑप्शंस में भी होता है, फ्यूचर्स में भी होता है ना। गोल्ड का क्या है कि हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो आगे हम बताएंगे फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। बस एक चीज आप माइंड में रख लो, यदि कोई डेरिवेटिव पूछे डेरिवेटिव क्या है, तो सिंपल है, क्या क्या है डेरिवेटिव्स, अंडरलाइंग से डिराइव्ड की हुई वैल्यू, है ना, डेरिवेटिव्स, है ना। सिंपल चीज है कि मान लो जैसे मैं एक बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो यदि मैं मिल्क एंड पनीर का एग्जांपल दूं, है ना, तो मिल्क क्या हो गया, अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स, है ना। और पनीर क्या हो जाता है, डेराइव्ड प्रोडक्ट्स। तो का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, मिल्क से, है ना। यदि मिल्क की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी तो क्या होगा, पनीर के भी रेट बढ़ेंगे। यदि मिल्क का वैल्यू नीचे जाएगा तो क्या होगा, पनीर का रेट भी डाउन होगा। समझ रहे हो, मतलब आपको एक बेसिक टर्म समझना है कि डेरिवेटिव्स होता क्या है ना। क्लियर है। अब देखो इसमें एक चीज है कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ कि 1930 में डोजिमा राइस एक्सचेंज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये ओसाका में है ना। और किसके लिए किया गया था, राइस की ट्रेडिंग के लिए, है ना। और इंडिया में कब ये एस्टेब्लिश हुआ, आफ्टर 70 इयर्स इन 2000, है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, एंड आफ्टर 1 ईयर्स 2001 से इंडेक्स ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। ये चीज आप हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हो, इससे आप पैसे नहीं बना सकते। हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए आप माइंड में ये चीज रखें, है ना। अब देखिए, अब हमें एक चीज समझना है कि फाइनेंशियल एसेट्स, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, जो ट्रेड हो रहे हैं, है ना, वही डेरिवेटिव्स में आएंगे, है ना। जो जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं, जिनकी लीगल ये जैसे फेस वैल्यू सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। ये चीज माइंड में ट्रेडेबल्स होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। तो आपने डेरिवेटिव का मतलब क्या समझा, है ना, कि कोई डेराइव प्रोडक्ट से, वो कहां से डिराइव हो रहा है, मेन अंडरलाइंग प्रोडक्ट से, है ना। मेन अंडरलाइंग क्या होता है ना, मेन स्टॉक्स जो है ना, वो डिराइव, वो क्या है, अंडरलाइंग से
जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर्स ऊपर नीचे हो रहा है ना, यदि आप सुनते हो फ्यूचर्स ऊपर चला गया और मार्केट ऊपर चला गया, तो रिलायंस का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड, रिलायंस फ्यूचर दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड। पर कहां से वो चीज ऑपरेट्स हो रहे हैं, मेन अंडरलाइंग से, ऊपर नीचे कहां से हो रहा है, अंडरलाइंग। तो अंडरलाइंग कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्री। क्लियर है ये चीज। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट इन डेरिवेटिव मार्केट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। तो पहला हो गया फॉरवर्ड्स, है ना, फ्यूचर्स, फिर स्वैप्स हो जाता है, एंड फिर ऑप्शंस होते हैं। तो देखो इसमें जो बेसिक्स आपको माइंड में रखने हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है, डेफिनेशंस आप रीड कर सकते हो, मैं ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है टू पार्टीज के बीच में, है ना, फॉर द सर्टेन डेट्स के लिए, और इसमें कोई स्टैंडर्ड रेगुलेटरी बॉडीज नहीं होती इसको ये करने मतलब इस पे गाइडलाइंस और अपनी नजर बनाए रखने की। दो पार्टी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मान लो आप टेबल पे बैठ कर ना किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो बिजनेस के, हाँ मुझे इतना मतलब प्रोडक्ट्स चाहिए इस मंथ में, है ना, और आप दोनों के बीच में साइन होता है कि हाँ इस वैल्यू पे मिलेगा, पर मे भी हो सकता है दूसरा चोर निकला, है ना, ऐसा भी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देगा, मैंने तो इतना ही बोला था, ये पैसे की लेन देन में प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो फॉरवर्ड जनरली ओवर द काउंटर्स होते हैं जो दो पार्टीज के बीच में किया जाता है। क्लियर है ये चीज। अब देखो ऑप्शंस, जो इसमें फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर्स में फ्यूचर क्या है, एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना। इसमें क्या होता है कि टू पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। क्लियर है। ये क्या हो रहा है, ये आपको एक एक्सचेंज के थ्रू करना है, राइट, जहां पे मल्टीपल्स हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं इसी से करूंगा ये चीज। आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, वहां ऑलरेडी बायर्स अवेलेबल हैं। क्लियर है ये चीज। तो इसे ये रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज होता है। और फ्यूचर्स कहां से डेराइव्ड हो रहा है ना, जैसा मैंने डेरिवेटिव के डेफिनेशंस में बताया, अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स, है ना। इसमें भी लॉट साइज होते हैं, है ना, इसकी भी एक्सपायरी होती है। और फ्यूचर्स मान लो यदि वो अपने मेन एसेट्स जो होते हैं अंडरलाइंस की वैल्यू से ऊपर चलता है ना, तो हम बोलते हैं कि यार फ्यूचर प्रीमियम में चल रहा है। यदि वो नीचे चल रहा है तो बोलते हैं यार डिस्काउंट्स में चल रहा है ना, यदि उसके ओरिजिनल प्राइस से नीचे है। तो ये बेसिक्स है ना, बाकी मैं डिटेल्स में इसमें डिस्कशंस करूंगा। स्वैप्स क्या होते हैं, स्वैप्स जनरली जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। और देखो इसे भी हम ओवर द काउंटर सेटलमेंट्स बोला जाता है, ओटीसी प्रोडक्ट है ये, ओवर द काउंटर्स, है ना। बेसिकली डेफिनेशंस क्या है, स्वैप इज एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर्स अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज्ड फार्मूला, है ना। स्वैप्स आर ब्रॉडली स्पीकिंग सीरीज ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्वैप्स हेल्प मार्केट, जो मैंने बताया है ना, आप डेफिनेशंस रीड कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस भी क्या है, जैसा डेरिवेटिव का है प्रोडक्ट से, तो ऑप्शंस की डेफिनेशंस जो है हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं, आप इसे रीड करें। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग ऑन द बिफोर ए स्टेटेड डेट एंड एट ए स्टेटेड प्राइस, है ना, while buyers of the option pays the premium and buy the rights, है ना। बायर्स क्या, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो प्रीमियम पे करते हैं, आपको ये माइंड में रखना है। और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, वो प्रीमियम को रिसीव करते हैं, है ना, विद द ऑब्लिगेशंस, है ना, टू सेल एंड बाय द अंडरलाइंग एसेट्स इफ द बायर एक्सरसाइज हिज राइट्स। क्लियर है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायर्स के पास राइट्स होता है ना, क्यों, वो प्रीमियम पे कर रहा है और सेलर क्या कर रहा है, रिसीव्स कर रहा है। क्लियर है ये चीज। तो उसके पास ऑब्लिगेशंस होता है उस टर्म्स एंड कंडीशन सारे को फॉलो करने का, जो एक्सचेंज के द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसमें ऑप्शंस बायर्स क्या होते हैं, सेलर्स क्या होते हैं, सीपी बाइंग सेलिंग क्या होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। जस्ट बेसिक एक डेफिनेशन से हर एक चीजों का, कि आपको समझ में आए कि ये होता क्या है। क्लियर है ये चीज। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं डेरिवेटिव्स में, मार्केट पार्टिसिपेंट जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। क्या है, देयर द ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट्स। फर्स्ट हेजर ट्रेडर्स, जिसको हम लोग स्पेक्युलर भी बोलते हैं, एंड थर्ड जो होता है आर्बिट्रेजर्स, है ना। तो बेसिकली हम डेफिनेशंस आप रीड कर लेना, मैं ये बता देता हूँ। देखो हेजर्स क्या होता है ना, हेजिंग का मतलब ही होता है कि अपने जो लॉसेज को मिनिमाइज करना,
है ना। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि आपने बहुत हैवी अमाउंट्स के शेयर्स खरीद रखे हैं, है ना, बहुत स्टॉक्स में पोजीशंस बना रखे हैं, तो आप इंडिविजुअली आपको लग रहा है यार मार्केट नीचे जाएगा, है ना, तो आप उस जो लॉस को कम करने के लिए क्या करते हो, थ्रू ऑप्शन एंड फ्यूचर्स आप अपने प्रोडक्ट्स को हेज करते हो, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स अंडरलाइन को हेज करते हो कि चलो ठीक है, जैसे ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लो आपने रिलायंस का 10 लाख का शेयर खरीदा, है ना, कितने शेयर्स आ जाएंगे 10 लाख में, ये अभी लगभग आप जो एवरेज प्राइस रख लो 2500 रिलायंस का, है ना, तो कितने शेयर्स आ जाएंगे, लगभग 400 शेयर्स, है ना। अब आप उस 10 लाख को ये करने के लिए आप क्या करोगे, रिलायंस के 4 लॉट्स से आप क्या कर रहे हो, ऑप्शंस को बाय कर ले रहे हो, पुट ऑप्शंस को, है ना, या फ्यूचर्स को मान लो आप शॉर्ट कर दोगे हेजिंग्स के लिए। तो हेजिंग्स का बेसिक मतलब होता है कि रिड्यूस को, लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेजिंग का यूज करते हैं। जिस देखो यहाँ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस भी दिया हुआ है ना। They face risk associated with the price of the underlying asset and use derivative to reduce their risk, है ना। Corporations, investment institutions and bank all use derivative product to hedge or reduce the, है ना, market variables such as the interest rate, share values, bond price, currency exchange rate और commodity prices। मतलब सिंपल आप एक चीज मान लो कि hedging का मतलब क्या होता है, हम अपने लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसे हम लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स बोलते हैं। आप मेन अंडरलाइन मान लो आपके बहुत हैवी अमाउंट्स में आपने बाय किया है, तो और शॉर्ट टर्म्स के लिए मार्केट क्या हो रहा है कि उल्टी डायरेक्शंस में जा रहा है, तो आप क्या करोगे, थ्रू द ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको हेज कर लेते हो। क्लियर है ये चीज, तो उसे हम लोग हेजर्स बोलते हैं। क्लियर है, और ये ज्यादातर कौन लोग करते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो, है ना। अब सेकंड टर्म्स आता है स्पेक्युलर और ट्रेडर्स, है ना, स्पेक्युलेटर्स एंड ट्रेडर्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म्स में मार्केट की मूवमेंट्स एंड डायरेक्शंस को डिसाइड करते हैं ना, अपना व्यूज बनाते हैं उसके ऊपर, और वो वहां पे बाइंग सेलिंग्स करके वहां पे प्रॉफिट्स बनाते हैं। समझ रहे हो ये चीज, और वो ज्यादा डेरिवेटिव मार्केट्स का यूज इसीलिए करते हैं कि देखो, यदि जैसे मान लो आप रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर्स खरीदते हो ना, तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, मान लो ये इस प्राइस में रखूं कि चलो रिलायंस ये 2500 पे है ना, ऐसे भी 2600 के पास चल रहा है, पर राउंड फिगर्स में रख रहा हूँ फॉर द कैलकुलेशंस पर्पस। अब यदि आप उसके 100 शेयर्स खरीद रहे हो, तो आपको 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहा है ना, और आपको ये लग रहा है कि मार्केट इस लेवल से ना 2500 से 3000 जाने वाला है और 2800 जाना है, तो आप चाहोगे ना कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लो, पर आपके पास उतने पैसे ही नहीं है ना। मान लो आपके पास 2.5 लाख रुपए नहीं है, आप सोच रहे हो यार 100 शेयर्स लेता ना तो मार्केट की इस मूवमेंट का मुझे फायदा हो जाता, तो उसकी जगह पे जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उसकी प्राइजेस कम होती है। क्यों, उसकी एक फिक्स टाइम होता है ना, उस टाइम के अंदर यदि मार्केट उस लेवल पे पहुंचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, नहीं तो आप लॉसेज में जाओगे, है ना, जिसे हम एक्सपायरी बोलते हैं, है ना। अब सिंपल ये चीज है कि यदि आप रिलायंस का किसी भी यदि आप फ्यूचर्स बाय करोगे, है ना, तो 100 उसमें रिलायंस का लॉट साइज कितने का है भाई, 250 का, है ना, वो आपको कम प्राइस में हो जाएगा। ऑप्शंस के थ्रू जाओगे और कम में हो जाएगा, है ना, कि 200 के लॉट साइज 250 के लॉट साइज में आपने मान लो जैसे 2500 का कॉल ऑप्शंस बाय किया, मार्केट उस लेवल तक चला गया, तो यार 300 पॉइंट्स तो मेरे पास ऐसे आ जाएंगे। और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, बहुत कम अमाउंट, 70-80 रुपीज आईटीएम का जनरली प्रीमियम्स होता है। समझ रहे हो, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में बताऊंगा ये सारी चीजें आगे चल के। तो स्पेक्टिकुलर्स का मतलब जो होता है ना, ट्रेडर्स का मतलब जो होता है कि सिंपल जो शॉर्ट टाइम जो मार्केट के मूवमेंट्स को डेली प्रोडिक्ट करना, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं। शॉर्ट टर्म्स में गेन कर करके मार्केट से बाहर निकल जाना। क्लियर है ये चीज। और आर्बिट्रेज जो होता है वो जनरली स्टैंडर्ड मार्केट्स में तो बहुत कम लोग करते हैं, पर इसका बेसिकली मतलब समझ लो कि एक एक्सचेंज में आपने बाय किया और दूसरे एक्सचेंज में जो प्राइस डिफरेंसेज होते हैं वहां पे आप सेल करके आप प्रॉफिट्स बना लिए, है ना। तो देखो इसका जो डिफिनेशंस दिया हुआ है, आर्बिट्रेज इज अ डील दैट
प्रोड्यूस प्रॉफिट बाय द एक्सप्लॉइटिंग द प्राइस डिफरेंस इन द प्रोडक्ट इन द टू डिफरेंट मार्केट्स, है ना। जैसे आप सिंपल करो, इंडिया में दो बहुत जो बहुत जहां पे लोग सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, कौन सा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना ये। तो मान लो आप बहुत बार ऐसा किसी स्टॉक्स प्राइस में देखोगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि डिफरेंस बहुत बड़ा हो, पर बहुत शॉर्ट डिफरेंस में आपके पास बड़ी क्वांटिटी, आपने दोनों जगह चेक किया, यार चलो यहाँ पे कोई चीज 100 रुपीज में मिल रही है, मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई चीज है जो 100 रुपीज में मिल रहा है, कोई शेयर, है ना, और वही शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप देखोगे 101 रुपीज में मिल रहा है। तो मान लो यदि आप वहां पे 10,000 क्वांटिटी 100 में बाय किया, है ना, तो आप क्या करोगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 101 पे आपको जस्ट 1 पॉइंट्स पे 10,000 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज, है ना, कि एक स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में उस स्टॉक्स को हमने सेल कर दिया इन द प्रॉफिट्स। क्लियर है ये चीज? तो इसे हम लोग आर्बिट्रेज बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में पता चल गया कि डेरिवेटिव्स में क्या होते हैं, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स एंड जिसे हम लोग ट्रेडर्स बोलते हैं, एंड आर्बिट्रेजर्स, है ना। जो क्लियर है ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट आता है ना, निफ्टी फ्यूचर्स क्या होता है, स्टॉक फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी पड़ेगी, है ना। डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, करेंसी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोग ट्रेड करते हैं ना। देखो, इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर्स का मतलब होता है ना, कॉम्बिनेशंस ऑफ टॉप 50 कंपनीज का, है ना, उसके फ्यूचर्स जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। मेन प्रोडक्ट कौन सा है, निफ्टी। तो यदि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी का फ्यूचर्स ऊपर जाएगा, निफ्टी डाउन जा रहा है तो निफ्टी का फ्यूचर्स डाउन जाएगा। अब निफ्टी फ्यूचर्स का क्या होता है कि निफ्टी जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसकी मंथली एक्सपायरी होती है। ये चीज आप अपने माइंड में रखो या नोट डाउन कर लो। और स्टॉक फ्यूचर्स के भी क्या होते हैं, मंथली एक्सपायरी होती है ना। पर स्टॉक ऑप्शंस के भी मंथली एक्सपायरी होते हैं। क्लियर है? स्टॉक फ्यूचर्स के मंथली एक्सपायरी होंगे, है ना। पर यदि आप निफ्टी ऑप्शंस की बात करोगे, है ना, यदि आप निफ्टी ऑप्शंस की बात करोगे तो निफ्टी ऑप्शंस का ना वीकली एक्सपायरी भी होता है। तो स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स एंड निफ्टी फ्यूचर्स, ये तीनों का मंथली एक्सपायरी होता है, आप अपने माइंड में रखो। और आप नोट डाउन कर सकते हो। और निफ्टी ऑप्शंस, जैसे यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, मैं लिख देता हूं, ऐसे निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस का क्या होता है, वीकली एंड स्लैश मंथली, है ना, एक्सपायरी होता है। क्लियर है ये चीज? होता है। पर निफ्टी ऑप्शंस का क्या होता है, निफ्टी ऑप्शंस का वीकली एंड मंथली एक्सपायरी दोनों पॉसिबल्स है ना। पर यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स का क्या होगा, मंथली एक्सपायरी होता है ना। स्टॉक ऑप्शंस का क्या होगा, मंथली। मतलब यहाँ ऊपर पे जो तीनों है ना, निफ्टी फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑल, ये सबके मंथली एक्सपायरी होते हैं, ठीक है। पर निफ्टी के ऑप्शंस का वीकली एंड मंथली एक्सपायरी दोनों होता है। और अब देखो, इसमें एक चीज रखना है कि स्टॉक ऑप्शंस के भी लॉट साइज होते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स के भी लॉट साइज होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एसेट्स का लॉट साइज अलग अलग होता है। यदि आप बात करो निफ्टी का, तो निफ्टी के ऑप्शंस का भी लॉट साइज है, फिक्स है ना। ऑप्शन फ्यूचर्स दोनों के लॉट साइज होते हैं। ऑप्शन का लॉट साइज क्या हो जाता है, यदि आप निफ्टी फ्यूचर्स का रखो तो 50 क्वांटिटी का लॉट साइज है ना। स्टॉक ऑप्शंस में रखो तो डिफरेंट स्टॉक्स का जो ऑप्शन फ्यूचर्स होता है उसके डिफरेंट लॉट साइज होते हैं, है ना। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखना है। क्लियर है ये सारी चीजें? अब नेक्स्ट आता है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। क्लियर है ये चीज? देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग जो बेसिकली है डेरिवेटिव्स जो डिराइव्ड किए गए हैं, है ना, अंडरलाइंग एसेट से, उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉल एंड पुट ट्रेड करते हैं, है ना।
जिसे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग्स बोलते हैं, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, है ना। इसे क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में इसका जो प्रोडक्ट्स है। अब देखो ऑप्शन ट्रेडिंग्स में क्या होता है कि आप स्मॉल, बहुत स्मॉल पैसे लगा करके बहुत प्रॉफिट्स बना सकते हैं, या और ये एक चीज माइंड में आप रखो, ऑप्शन ट्रेडिंग इज द हाईली रिस्क थिंग्स। हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड्स मिलता है, पर आप लोगों से सुनते होंगे ये चीज कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग लॉसेज करते हैं। क्यों? वो विदाउट लर्निंग्स मार्केट में आते हैं। और एक चीज और, मैं न्यू व्यूअर्स एंड जो मार्केट में न्यू है उन्हें ये चीज बताना चाहूंगा यार, कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग ना स्टार्टिंग 3 to 4 इयर्स मत करो, जब तक मार्केट के टेक्निकल सेटअप्स, फंडामेंटल सेटअप्स के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर ना हो, है ना। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज दैट इज अ प्रोफेशनल गेम थिंग्स, है ना। बहुत सारे टर्म्स आएंगे इसमें, ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, है ना। टाइम वैल्यूज एंड ऑल सारी चीजें, मार्केट मूवमेंट, ये बहुत शॉर्ट टाइम में मार्केट्स में इसमें पैसा बहुत बनता है, बहुत जाता भी है। तो न्यू ट्रेडर्स, है ना, और न्यू जो मार्केट में है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स को अवॉइड कीजिए, है ना। ये आप अपने माइंड में रखिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे मार्केट में। ये उनके लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें आता है सबसे पहले जो है कॉल ऑप्शंस, है ना, एंड पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस क्या होता है? कॉल ऑप्शंस का मतलब होता है कि मान लो आपने किसी प्रोडक्ट को, मान लो रिलायंस की वैल्यू, सपोज करो, मैं स्केचिंग के थ्रू कर देता हूं तो वो आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना, कि कैसे कोई ऑप्शंस कैसे वर्क करता है ना। देखो ऑप्शन सीधा सी का मतलब होता है ना कि यदि आप बायर्स हो तो सी का मतलब होता है कि आप कॉल बाय किए और मार्केट यदि ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। सी में यदि कॉल बायर्स हो आप, मान लो रिलायंस की वैल्यू 2600 चल रही है ना, आपने क्या किया कि 2600 का कॉल ऑप्शंस बाय किया और मार्केट सम प्रीमियम्स पे। अब ऑप्शंस जब बाय करोगे तो उसमें स्ट्राइक प्राइस आते हैं, प्रीमियम्स आते हैं, है ना। जैसे यदि मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दूं आपको, जैसे मान लो रिलायंस की वैल्यू 2600 है 2600। अब आपने क्या किया, है ना, रिलायंस की 2600 की कॉल बाय कर लिया आपने, है ना। अब यदि उस मान सपोज करो उसकी प्रीमियम वैल्यू जो है 70 रुपीज चल रहा है ना, और आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। मार्केट ऊपर जाता हुआ सपोज करो मार्केट 2650 पे जा रहा है ना। एज एग्जांपल्स जस्ट मैं बता रहा हूं कि मार्केट 2650 पे जा रहा है। आपने मान लो 2600 सी को, है ना, जस्ट इसमें भी मैं स्ट्राइक प्राइस, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट मैं एक रफली एग्जांपल्स दे रहा हूं। मान लो इसको आपने ना करंट मंथ जो दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, मान लो इसकी वैल्यू 70 रुपीज है ना। आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। मार्केट यहां से यहां चला गया, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू बढ़ करके डेफिनेटली बढ़ेगी, है ना। मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पे 20 रुपीज इंक्रीज कर गई, है ना। आपने कितना लगाया था? 70 रुपीज। और इसके लॉट साइज जो होते हैं वो 250 का लॉट साइज होता है, रिलायंस का होता है ना। तो आपने कितना लगाया? 14,000 प्लस। समझ रहे हैं ये चीज, है ना। और इसकी वैल्यू ना आपने इसको 90 पे सेल कर दिया, है ना। तो आपको यहाँ पे पर लॉट में कितने 20 रुपीज का फायदा हो गया, है ना। आपकी प्रॉफिट कितनी हो गई? 250 इंटू 20 मतलब 5000, है ना। आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 14,000 प्लस, है ना। रख लो 16,000, 70,000, आपको तुरंत आ गए इतने पैसे, है ना। तो इसका मतलब कि मार्क सिंपल है। सी का मतलब होता है ना, ये कॉल बायर्स के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि आप किसी स्ट्राइक प्राइस पे बाय किए। सी का मतलब होता है कि सिंपल आप ऊपर जाने के टर्म्स में बाय कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तो उसे हम कॉल बायर्स बोलते हैं। एंड पी का जो मतलब होता है ना, और जो पी का मतलब होता है पुट बायर्स का, पुट बायर्स का सीधा मतलब हो जाता है कि मार्केट जो है, आप ये सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप उसके लिए बाय करते हो, ठीक है। मान लो आपने ऐसा सोचा कि रिलायंस जो है यहां से गिर करके 2500 पे आ जाएगा, है ना। आपने क्या किया?
2600 पी बाय कर लिया, है ना ये चीज। और मंथली एक्सपायरी जनरली मैंने बताया कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। क्लियर है ये चीजें। 2600 पी बाय कर लिया, मार्केट नीचे जाएगा, आपको प्रॉफिट्स होंगे, है ना। तो ये जस्ट एक बेसिक मैंने बताया। सीईपी क्या होता है, इसमें भी आता है ऑप्शन ग्रीक में, थीटा, वेगा, गामा, ये सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले चीजों जो वीडियो है उसमें डिस्कशंस करेंगे। अब एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ उसमें कि देखो अंडरलाइंग्स तो मैंने इतनी बार बोला है, अब तो आपको याद हो जाएगा कि अंडरलाइंग्स जो होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट को हम लोग अंडरलाइंग बोलते हैं, है ना। ये क्लियर है। रिलायंस का कॉल ऑप्शन हम लोग बाय करें तो अंडरलाइंग कौन है, रिलायंस है। क्लियर है ये चीज। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ना। तो ये चीजें स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, इन द मनी एट द मनी क्या होता है ना, ये सारी चीजें हम आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में मतलब बताएंगे, है ना, कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोग आने वाले लेक्चर्स जो सेकंड लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा है ना तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेसिक से हर एक चीजों को कवर करूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।